हर साल इस बजट का आकार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर बार यही कहा जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन वर्तमान का जो बजट है ये हाथी के दांत की तरह है, मात्र दिखाने के लिए है। बाकी इस बजट में कुछ भी न नया है और ना ही तर्कपूर्वक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का ये आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक मान्यवर पिछले बजट का मात्र 55% खर्च हुआ है। चिकित्सा विभाग में 54%, ऊर्जा विभाग में 60%, पीडब्ल्यूडी विभाग में 50%, कृषि विभाग में 50% और शिक्षा विभाग में मात्र 60% बजट खर्च कर पाए और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है। 8,08 करोड़ का भारी भरकम बजट, रेवेन्यू सरप्लस की बात हमारे वित्त मंत्री जी हमेशा कहते हैं, लेकिन आरबीआई के जो आंकड़े उनके अनुसार ये बताना भूल जाते हैं कि सबसे दूसरे नंबर का, देश का दूसरे नंबर का सबसे कर्जदार प्रदेश अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। 7.7 लाख करोड़ की देनदारी उत्तर प्रदेश पर है। और इस बजट में भी जो बजट प्रस्तुत हो रहा है इसमें भी 51,000 करोड़ का कर्ज लेने की बात है, यानी प्रदेश में प्रति व्यक्ति 34,000 से अधिक का कर्ज होगा। और अगर बात करें तो 2016-17 में ये 18,000 था, मात्र दुगना हो गया। धनराशि कहाँ से आएगी मान्यवर? जो बजट आपने दिया है बड़ा बजट आकार में, उसकी धनराशि कहाँ से लाएंगे? तो जो बजट में ही लिखा, मैं उन्हीं आंकड़ों को पढ़ देती हूँ, शायद सामान्य रूप में इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो। वास्तु एवं सेवा कर में 57% की वृद्धि होगी, राज्य उत्पादन शुल्क में 30% की वृद्धि होगी, विद्युत कर एवं शुल्क में 16% की वृद्धि होगी। ये लक्ष्य है सरकार का। इस वृद्धि की पूर्ति कैसे होगी? आम आदमी की वसूली से एक छोटा सा किस्सा याद आया माननीय अध्यक्ष। आप शायरी से उसका जवाब दे दीजिएगा, उसमें तो आप निपुण हैं। और कुछ आप, अब हम लोग तो खुश हो जाएंगे कि शायद कुछ और आप दे दीजिए, कोई और घोषणा कर दीजिए। मान्यवर, एक राजा था, उसके यहाँ बहुत सारी भेड़ उसने पाल रखी थी। तो एक दिन बड़े खुश होकर के वो गया और भेड़ जितनी थी उनको इकट्ठा करके आया कि अब की जाड़े में सबको मैं एक एक कंबल दूंगा, बहुत जाड़ा पड़ने वाला है। तो भेड़ जो है सब खुश हो गई, सबने राजा जी की जय जय के नारे लगाने लगे। तो नहीं, हम इधर बैठे नहीं, उधर बैठे राजाओं की बात कर रहे हैं। उन्होंने उसमें से एक, सब खुश थे, एक मेमने ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये कंबल बनाने के लिए ऊन कहाँ से लाएंगे? और सन्नाटा छा गया। तो ये जो आप इतना बड़ा बजट ला रहे हैं, इसका जो बोझ होगा, ये वसूली आप किससे करेंगे? ये आम जनता से आप वसूली करेंगे। स्टेट जीएसटी बढ़ाएंगे, विद्युत शुल्क से जो अप्रत्याशित और प्रत्याशित महंगाई पर बोझ पड़ेगा वो केवल आम आदमी पर पड़ेगा। और आपने आम आदमी के लिए इस बजट में दिया क्या? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, गंभीरता से इस आंकड़े को जरूर सुनिएगा। ढिंडोरा पीटते आप कि सबसे बड़ा आयुष्मान योजना में प्रदेश नंबर 1 है, मैं बधाई देना चाहती हूँ। पर सरकार ये बताना भूल गई कि इसमें जो फर्जीवाड़ा और घोटाला हुआ उसमें भी प्रदेश नंबर 1। मैं आंकड़े खुद नहीं प्रस्तुत कर रही हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA जो भारत सरकार की इकाई है, कि राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई NAFU की जांच में देश में कुल 527 करोड़ क्लेम फर्जी पाए गए, जिसमें से 139 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में फर्जी क्लेम पाए गए। मतलब पूरे देश में नंबर 1। देश का सबसे बड़ा बजट है, पर स्वास्थ्य जैसे विभाग के लिए मात्र 6% इस बजट में दिया गया है। जबकि कल की खबर थी अभी कि बलरामपुर अस्पताल में जो स्ट्रोक यूनिट है वहाँ दवाइयाँ खत्म हो गई, वहाँ कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए फ्रिज तक नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टरों की कमी है, माने ना माने, ये उधर के लोग भी मानेंगे, इधर के लोग भी मानेंगे। कृषि, ये उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है मान्यवर, और
इस प्रदेश में मात्र 3.2% का बजट कृषि को दिया गया है, जो कि जो राष्ट्र के अन्य प्रदेश हैं उनकी औसत जो है वो 6.3% की है और उत्तर प्रदेश में मात्र 3.2% दिया गया। एमएसपी कैसे बढ़ेगी? अब लागत दुगनी करने की बात करते हैं। डीएपी की कॉस्ट जो पहले 800-900 रुपये थी, आज 1350 रुपये में एक बोरी मिलती है। वजन घट गया, 50 से 45 हो गया, पर दाम बढ़ गए। ट्रैक्टर और कार का दोनों का टैक्स लगभग बराबर है, 12 से 28%। हाई यील्डिंग किट की बात करते हैं, आज माननीय मंत्री जी नहीं है कि बहुत मिनी किट हम देंगे किसानों को, पर बजट में मात्र 50 करोड़ का प्रावधान मिनी किट के लिए दिया। आप कितने किसानों को दे पाएंगे? हर घर जल अपनी बड़ा अभी चर्चा हो रही थी, पीठ ठोकती है सरकार, लेकिन बोरिंग फेल होने पर, टंकी टूट जाने पर एजेंसी साफ साफ कह देती कि हमारे डीपीआर में इसका प्रावधान नहीं, हम दोबारा बोरिंग नहीं करेंगे। और तो और मान्यवर, घोटाला इस विभाग में भी जो हुआ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, बागपत, इन जिलों में प्रदेश के और ऐसे 30 जिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। इन जिलों के 79 गांव की जांच कराई गई और पाया गया कि गांव में पानी के कनेक्शन नहीं है, पर वहां के अधिकारियों ने लिख करके दे दिया, प्रमाणित करा करके कि यहाँ पे हर जगह सारे काम पूरे हो गए। लोक निर्माण विभाग की बात करेंगे नहीं, वो तो बेचारे जब उनसे कुछ कहो तो पूरा कर देते हैं। मान्यवर, 4 एक्सप्रेसवे बने, पर जो उनसे बात, ये पिछले सदन में भी हुई थी बात, जो क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, उन क्षतिग्रस्त सड़कों, उन एक्सप्रेसवे को बनाने और बनाइए, और अच्छे एक्सप्रेसवे बने, प्रदेश का विकास होगा। पर जो क्षतिग्रस्त हो रही हैं सड़कें, उनके रिपेयरिंग के लिए ना ही कोई प्रावधान इसमें किया गया है और ना ही सरकार इसके लिए कहीं से भी इसको पूरा कराने की बात कह रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, हम सब लोग की बातें सुनते हैं और बहुत अच्छे जवाब भी देते हैं, विस्तार से जवाब देते हैं। कल भी उन्होंने बहुत विस्तार से उपलब्धियां गिनाई ऊर्जा विभाग की, और मैं तो बधाई दूंगी कि पिछली बार भी इनको बड़ा बजट मिला था, इस बार भी इनको बजट मिला, पर खर्च मात्र 60% कर पाए। मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रही, मैं कल नेता प्रतिपक्ष से कह रही थी कि सब कुछ इतना अच्छा है ऊर्जा विभाग में, तो फिर ये निजीकरण की क्या आवश्यकता है? क्यों हो रहा है निजीकरण? इसका जवाब माननीय मंत्री जी के पास नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ख़त्म ही करने जा रही हूँ। देखिए, शिक्षा विभाग की अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण हमारे नौजवानों की भविष्य की अगर नींव है तो शिक्षा विभाग, पर दुखद है कि मात्र 13% इस बजट में 13% शिक्षा विभाग को मिला है, जबकि औसत में 15% अन्य प्रदेशों में शिक्षा विभाग को दिया जाता है। इससे साफ साफ पता लगता है कि सरकार कितनी जागरूक है शिक्षा के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद कोई भर्ती नहीं हो पाई और 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े। सरकारी ग्रामीण स्कूल में संसाधन की क्या स्थिति है? माननीय नेता सदन ने उस दिन भाषण में बोलते बोलते वास्तविकता बोल गए कि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, संसाधन नहीं है। तो मैं तो कहूँगी कि जितनी ज़्यादा इस बजट को और बढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा पे जितना बजट आप दे सकें उस बजट को दीजिए। मान्यवर, 2000 तदर्थ शिक्षकों के लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। कानून व्यवस्था की बात करें, दुख लगता है, टोटल मिनट हो गया यार, ये तो जोड़ के बताओ। अफसोस होता है, जिस सरकार के खुद कैबिनेट मंत्री अपनी सुरक्षा की मांग करें, उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है। वो खुद कहते हैं उनको डर है, और डर किससे है? अपनी ही पुलिस और अपनी एसटीएफ से ही। मैं नहीं कह रही हूँ, ये उन्होंने ही पूरे सोशल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। दूसरे एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया आत्महत्या के लिए उसकाने का। मैं
कतई नहीं कहूँगी, मैंने तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यही कहा कि इसकी पहले पूरी जांच कराइए और जांच करा करके इसको सदन में प्रस्तुत कीजिए। मान्यवर थैंक यू मोना दीदी। अब असली बात तो कह लो मान्यवर। असली शुरुआत करनी चाहिए ना, नहीं। अभी तक नकली कह रहे थे। अभी असली बात वो है जो बहुत सी बातें मैंने ऐसी कही जो यहाँ और वहाँ से हो सकता है संबद्ध ना हो, पर एक बात पे सब सहमत रहते हैं। एक बात और कहूंगी, एक आज सुबह खबर पढ़ी 1600, एक खबर आज अखबार में पढ़ी माननीय अध्यक्ष जी, 13,500 करोड़ का एमओयू करने वाला वो भाग गया फर्जीवाड़े का, और उस पर एफआईआर तक हुई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, ये असलियत है एमओयू साइन करने की और आपकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। अंत में मैं इतना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी मान्यवर, ये जो 403 विधायक यहाँ बैठे हैं मान्यवर, वो सब समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। ज्यादा नहीं, बोलिए मान्यवर, बोलिए। ये जो बैठे हैं बिना कहे कोई समझ जाए, इससे बढ़िया क्या बात है। नहीं, उनको तो मान्यवर अभी संसदीय हाँ, बोलिए प्लीज। अगर घुटने की तकलीफ है तो घुटने का ही उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। मान्यवर, ये 403 सदस्य जो यहाँ बैठे हैं, ये इसी 25 करोड़ आबादी का हिस्सा हैं। मैं एक बात दावे से कह सकती हूँ, कभी कभी मेरी भी बड़ी आलोचना होती है कि विधायकों के लिए की तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस आलोचना से, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर आज कहूँगी। इसलिए कहूँगी मान्यवर कि ये हो सकता है, ये आवश्यक है कि 5%, 10%, 15% ऐसे हों विधायक जो हो सकता है सक्षम हो, पर 80% विधायक यहाँ पे ऐसे हैं, सदस्य ऐसे हैं जो कि सक्षम नहीं है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो सदन में सदस्य आए हैं, इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी, विषय पे आइए, उनका ध्यान आकर्षित कर दें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का। मान्यवर, इनको भी अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में जाना पड़ता है, शादी ब्याह है, गमी है, हर तरह से क्षेत्र के लोगों के काम को पूरा कराने की पैरवी है। 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर शहर मुख्यालय से जिला मुख्यालय पे जाते हैं अपने क्षेत्र की पैरवी के लिए। हो गया। आखिर इनकी जो अपनी समस्या है, मान्य एक कितना समय दिया गया? कम से कम, अरे आप समय नहीं दीजिए, आपको जो देना है वो दे दीजिए, आज घोषणा कर दीजिए इसको। मान्यवर, 25,000 की जो ये विधायक ये जो वेतन है मान्यवर, या तो इसको पूरी तरह समाप्त कर दीजिए, और नहीं तो कम से कम उसको महंगाई इंडेक्स से जोड़ दीजिए, ताकि ये बार बार जो दयनीय स्थिति विधायकों की आती कि वह हाथ जोड़ करके इस बात के लिए आपसे निवेदन करते हैं समाप्त हो। और दूसरा, महंगाई बढ़ रही है, 1 किलोमीटर सड़क जो विधायक निधि से बनती थी 20 लाख की, 30 लाख की, अब वो 40-50 लाख की बन रही। तो विधायक निधि भी कम से कम 2 करोड़ बढ़ा दीजिए। जीएसटी तो आपने दी नहीं, तो कम से कम 2 करोड़ विधायक निधि और बढ़ा दीजिए, और 200 हैंडपंप। अब आपने माननीय संसदीय कार्य इन्होंने कहा जल शक्ति मंत्री जी ने कहा कि 2028 तक पूरा होगा। अरे हो गया, तो पानी की समस्या है, 200 हैंडपंप और माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ वापसी का रिक्वेस्ट कर लें बस। माननीय इस बार आप भी तो कुछ बोल दीजिए, हम लोग के पैरवी तो कर दीजिए। आप हर बात पे पीठ से आप सबका संरक्षण करते हैं, उसमें भी संरक्षण कर दीजिए। चलिए बैठिए, बोलने का मौका, आप रुको ना। धन्यवाद। अरे आप काहे बोलोगे, वो बोल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मंत्री